दोस्तों एक बेहद ही खूबसूरत विधवा महिला होती है और उसका एक दामाद होता है। जो दामाद था उसकी शादी को लगभग 2 साल बीत चुके थे, लेकिन उन 2 सालों में वो एक बार भी अपने ससुराल अपनी सास को देखने के लिए नहीं आया था। फिर उसके बाद एक दिन उसकी सास जो है उससे रिक्वेस्ट करती है, ससुराल उसे बुलाती है। फिर जब पहली बार दामाद जो है जब अपने ससुराल जाता है तो सास उसको देख करके काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर जब रात होती है तो जो दामाद था वो सास को ही अपनी साली समझकर कुछ ऐसा कांड कर देता है जिसके बारे में जान करके आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को इस कहानी को पूरे घटनाक्रम के विषय में जानना है तो बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि दोस्तों आज की कहानी बहुत ही रोचक और दमदार होने वाली है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता है और मेरी आने वाली रोज रोज नई नई वीडियो को आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है असम के एक छोटे से गांव की है। ये जो घटना है ये सच्ची घटना है। दोस्तों, एक बेहद ही खूबसूरत महिला होती है। उस महिला का पति नहीं होता, पहले पति का देहांत जो है वो काफी समय पहले ही हो चुका है। उस महिला का नाम होता है कविता। कविता की 2 बेटियां होती है। जो बड़ी बेटी होती है उसका नाम चांदनी होता है, और जो छोटी बेटी होती है उसका नाम जो रूपा होता है। दोनों ही बेटियां जो थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, अपनी माँ की ही तरह। दोस्तों, जो रूपा की बड़ी बेटी थी चांदनी, उसकी वो पहले ही शादी कर चुकी थी, और जो चांदनी की सास, चांदनी की अब शादी के 2 साल बीत भी चुके थे। और जो कविता, जो उसकी छोटी बेटी थी रूपा, वो अभी 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। और जब भी वो स्कूल से शाम के समय में पढ़कर आया करती थी तो अपनी माँ के कामकाज में वो हाथ बटाया करती थी। पति के चले जाने के बाद कविता जो थी वो घर पर ही एक सिलाई सेंटर खोल रखी थी, और उसी सिलाई सेंटर से वो अपना घर का खर्चा चलाया करती थी। दोस्तों, उस गांव के बहुत सारी लड़कियां जो थी और जो महिलाएं थी वो उसके पास सिलाई सेंटर पर आती थी और उससे सिलाई वगैरह सीखा करती थी। और कविता उस गांव के फटे कपड़े भी कभी कभार सिल दिया करती थी, जिससे कि उसका अच्छा खासा आमदनी हो जाया करता था। दोस्तों, जो कविता की बड़ी बेटी चांदनी होती है उसकी शादी के अब जबकि 2 साल बीत चुके थे, लेकिन उन 2 सालों में चांदनी कभी भी अपनी माँ कविता से मिलने के लिए वहां नहीं लौटी, और ना ही कविता का दामाद एक बार भी उससे आज तक मिलने के लिए आया था। कविता के जो भी पड़ोसी लोग थे अक्सर ही वो उससे ताना मार दिया करते थे, कहा करते थे कि तुम्हारी बड़ी बेटी की शादी को लगभग 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन एक बार भी तुम्हारी बेटी और दामाद आज तक तुमसे मिलने के लिए नहीं आए। जरूर ना जरूर कोई ना कोई तो गड़बड़ है। फिर दोस्तों, एक दिन जो कविता होती है, जब उसको इन चीजों से बर्दाश्त नहीं होता है, ताने बर्दाश्त नहीं होते हैं, तो वो अपनी बड़ी बेटी चांदनी के पास फोन कॉल करके उसे ये सारी बातें बताती है और उसे कहती है कि बेटी चांदनी, तुम बस एक बार अपने पति को लेकर के हमारे घर पर आ जाओ, नहीं तो लोग जो है वो तरह तरह की बातें करते हैं, वो मुझे जीने नहीं देते। आए दिन वो मुझे बात बात पर ताना मारते रहते हैं, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद दोस्तों, जो चांदनी होती है वो अपने पति को सारी बातें बताती है, उसे कहती है कि जो उसकी माँ है उसे बहुत जरूरत है, बुला रही है, उसे हम लोगों को देखने का बहुत मन कर रहा है। दोस्तों, जो चांदनी का पति होता है उसका नाम मंटू होता है। मंटू जो है वो अक्सर रात में अपनी छोटी साली के पास कॉल करके आके बात किया करता था, और दोस्तों उससे वो बहुत ज्यादा घंटों तक बात करता और उसका मन मोह लेता था। दोस्तों, जो रूपा होती है वो अपनी जीजा के साथ ही सेट हो गई थी और जीजा से घंटों बात करती थी, और इसके बारे में उसकी माँ को भी कुछ नहीं पता था। कविता को नहीं पता था कि कविता की जो छोटी बेटी है वो उसके दामाद से पटी हुई है। और फिर उसके बाद जब चांदनी अपने पति मंटू को ससुराल ले जाने के लिए बोलती है तो मंटू जो होता है वो इस बात को सुनकर के बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, हम लोग सुबह में चलेंगे। और दोस्तों, अब जब सुबह हो जाता है तो मंटू अपनी पत्नी चांदनी को मोटरसाइकिल के पीछे बैठा करके ससुराल लेकर के चला आता है। दोस्तों, जब पहली बार मंटू ससुराल आता है तो कविता जो है वो अपनी बेटी दामाद को देख करके काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर उनकी खातिरदारी में लग जाती है। और दोस्तों, कविता जो थी वो खूब अपने दामाद और बेटी की सेवा कर रही थी। और अब जो मंटू होता है जब अपनी सास को इस तरह से खातिरदारी देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, वो दंग रह जाता है। और फिर जब उसकी साली अपने जीजाजी को देखती है तो वो भी खुश हो जाती है, और मौका देखकर दोस्तों जो मंटू होता है वो अपनी साली से भी बातें करता है। और फिर दोस्तों, जो साली होती है वो अपने जीजा मंटू से कहती है कि जीजा जी, आज मैं छत पर सोऊंगी, इसीलिए आप मौका देख करके दीदी के पास से मेरे पास चले आना।
और फिर हम लोगों ने इतने दिनों से जो बातचीत की है, आज आमने-सामने हम लोग सब कुछ करेंगे। फिर दोस्तों उसके बाद जब रात होती है तो ये लोग खाना-पीना खा कर के अपने-अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। और जब आधी रात का समय हो जाता है तो जो मंटू होता है वो अपनी साली रूपा के कहे अनुसार धीरे से अपनी पत्नी चांदनी के कमरे से निकल करके वो छत पर चला जाता है। और दोस्तों जब वो छत पर जाता है तो देखता है कि उसकी जो साली रूपा होती है वो बिस्तर लगाकर वो छत पर लेटी हुई थी। और फिर वो उसके पास जाकर के बैठ जाता है और उसे जगाता है। फिर जब रूपा की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसका जो जीजा है मंटू वो उसके पास आकर के बैठा हुआ है। और फिर दोनों एक दूसरे को आंखों में देखते हैं। और दोस्तों जो बरसों का उनके अंदर जो अरमान था वो सभी अरमान वो लोग मिलकर पूरा कर लेते हैं। और फिर उसके बाद जो रूपा होती है वो अपने जीजा मंटू को थैंक यू कहती है और उसे कहती है कि जीजा जी आप बहुत क्यूट हो, आपने मेरे सारे अरमानों को पूरा कर दिए, जीजा हो तो आपके जैसा। और फिर उसके बाद दोस्तों जब मंटू होता है, जब अपनी इतनी तारीफ रूपा के मुंह से सुनता है तो कहता है कि साली जी आप एक ही बार में मुझे इतना थैंक यू क्यों बोल रही है, अगर 2 बार 3 बार मैं आपसे मिल लूंगा तो शायद आप तो मेरे लिए कुछ भी कर जाएंगे, आप तो मेरे आसमान में उड़ने लगेगी। उसके बाद दोस्तों रूपा जो होती है वो अपने जीजा मंटू से कहती है कि जीजा अब आप एक काम कीजिए कि आप जल्दी से आप मेरी बहन के पास जाकर के सो जाइए, वरना दीदी को हम दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ शक हो जाएगा। और फिर जो मंटू होता है वो धीरे से अपने कमरे में जाकर के अपनी पत्नी के पास सो जाता है। और फिर उसके बाद दोस्तों जब सुबह होता है तो मंटू की जो सास होती है वो उस वक्त चाय बना करके लाती है और अपनी बेटी और दामाद को पीने के लिए देती है। और फिर दोस्तों उसके बाद जब मंटू जो होता है वो अपनी सास के बनाए हुए चाय पीता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर इसी तरह से दोस्तों मंटू को अब अपने ससुराल में रहते हुए लगभग 20 दिन का समय गुजर जाता है। और इसके बाद अब मंटू जो है वो उसका भी ससुराल में काफी ज्यादा दिल लग गया था और वो अपने सास और साली के साथ भी काफी ज्यादा घुल मिल गया था। और इसी तरीके से खुशी खुशी से समय इनका बीत रहा था। एक दिन की बात है दोस्तों कि बरसात का मौसम होता है और जो उसकी साली रूपा होती है वो एक कमरे में उस वक्त सोई हुई थी। और दोस्तों जब खाना पीना खाने के बाद मंटू अपने कमरे में अपनी पत्नी के पास जाकर के लेट जाता है तो उसको मालूम होता है कि रूपा जो होती है वो कौन से कमरे में सोई हुई है। लेकिन दोस्तों जो रूपा होती है वो बाद में उस कमरे से निकल करके अपनी माँ के कमरे में जाकर के वो सो जाती है और ये बात मंटू को नहीं पता होती है। और रूपा की माँ जाकर रूपा के कमरे में सो जाती है। दोस्तों दोनों ही जो है वो अपने कमरे अदला बदली कर लेते हैं और इस बारे में मंटू को कुछ भी जानकारी नहीं था। और मंटू जानता था कि रूपा जो है वो उसी कमरे में सोई हुई है। दोस्तों जब अब आधी रात का समय होता है तो मंटू दबे पांव अपनी साली के कमरे में जाता है और फिर उसके बाद दोस्तों को अपनी सास को ही साली समझ करके जगाने लगता है। जब दोस्तों सास की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसका जो दामाद है वो सामने बैठा हुआ है। तो वो उस वक्त उसके कमरे में देखकर एकदम से दंग रह जाती है और उससे कहने लगती है कि दामाद जी इतनी रात गए, आप इस कमरे में क्या करने के लिए आए हैं। फिर दोस्तों जो मंटू होता है वो भी हक्का बक्का रह जाता है और वो भी सोचने लगता है कि यहाँ तो उसकी साली रूपा सोई हुई थी, तो फिर ये सास यहाँ पर कैसे आ गई। फिर दोस्तों उसके बाद वो काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और अपना सर जो है वो झुका लेता है और इधर उधर की वो बातें बनाकर बहाने बनाकर के अपनी सास को भटकाने लगता है। लेकिन जो कविता होती है वो सब कुछ अब समझ चुकी थी कि जो इसकी छोटी बेटी रूपा है और जो उसका दामाद है उन दोनों के बीच में कोई ना कोई चक्कर चल रहा है। और फिर दोस्तों उसके बाद जो मंटू होता है वो अपनी सास के पास से उठ करके अपने कमरे में जाने लगता है। उसी दरमियान दोस्तों जो कविता होती है वो अपने दामाद से कहती है कि दामाद जी रुकिए, जरा आप 1 मिनट मेरे पास आकर के बैठिए। और फिर दोस्तों वो अपनी सास के पास जाकर के बैठता है। उसके बाद जो कविता होती है वो कहती है कि दामाद जी अगर आप मेरे कमरे तक चलकर आ ही गए हैं तो भला नाराज होकर आप यहाँ से क्यों जाएंगे। अगर आपका मन है और अगर जो आप करने के लिए यहाँ पर आए थे आप सारे अरमान पूरे कर लीजिए और फिर ही यहाँ से जाइए। उसके बाद दोस्तों जब मंटू अपने सास की तरफ से इतनी बात सुनता है तो वो भी सोच में पड़ जाता है। और फिर जो कविता होती है वो अपने दामाद से कहती है कि इतना सोच क्यों रहे हैं, समय नहीं है मेरे पास इतना। आप तो जानते हैं कि आपके ससुर जी का देहांत जो है वो काफी समय पहले ही हो चुका है और वैसी स्थिति में काफी दिनों से मैं भी इन अरमानों के साथ हूँ, मेरे भी कुछ अरमान है, अगर आप उन्हें पूरा कर देंगे तो बहुत अच्छा बात है। और फिर दोस्तों उसके बाद जो मंटू होता है वो अपने सास के कहे अनुसार उनके साथ 3 घंटे तक उनके अरमानों को पूरा करता है। और फिर दोस्तों जो मंटू की सास होती है जो कि कविता होती है वो अपने दामाद से कहती है कि वाह दामाद जी, आपके जैसा लड़का मैंने पहले कभी नहीं देखा, आप जो है वो वाकई में कमाल करने वाले हो, आप चाहे कितने भी सिचुएशन में क्यों ना हो आप बिल्कुल नहीं डरे। फिर दोस्तों जो मंटू होता है फिर वो अपने अरमान उसके साथ पूरा करके फिर अपनी पत्नी के पास जाकर के सो जाता है। और फिर दोस्तों उस दिन के बाद से जो कविता होती है वो अपने दामाद के चाहत में ही रहने लगी। तो अब वो हमेशा मौका देखने लगती थी कि कब उसे मौका मिल जाए और कब उस दामाद के साथ समय बिता ले।
फिर एक दिन रात के समय में जो सास होती है वो छत पर सोई हुई थी और मंटू जो था वो अपनी पत्नी के साथ बेड पर लेटा हुआ था। उस समय काफी गर्मी हो रही थी तो वो भी छत पर चला जाता है हवा खाने के लिए। और दोस्तों जब वो छत पर जाता है तो देखता है कि सास जो है वो छत पर ही बिस्तर लगा करके सोई हुई है। अब वो इस मौके का फायदा देखकर उठाता है और वहीं पर वो अपने अरमान पूरे करने लगता है। तब तक जो साली रूपा होती है वो देख लेती है अपनी जीजा को अपने माँ के साथ। फिर वो नीचे आकर के सारी बातें जो है वो अपनी बड़ी बहन चांदी को बताती है। और फिर दोस्तों इसी तरह से जो कविता और जो उसके दामाद थे उन दोनों का भांडा फोड़ हो जाता है। और दोस्तों उस घटना के बाद से जो कविता और मंटू थे इन लोगों को इतनी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगती है कि वो लोग अपने परिवार वालों से अब ढंग से चेहरा तक नहीं दिखा पा रहे थे। और फिर दोस्तों एक दिन जो सास होती है वो अपने दामाद को सेट करती है और कहती है कि देखिए दामाद जी, अब तो हम दोनों जो है वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे, हमारी बच्ची हमारे बारे में जान गई है और ऐसी स्थिति में अगर हम लोग यहाँ पर रहेंगे तो जो आस पड़ोस के लोग हैं शायद वो लोग भी हमें गलत समझने लगेंगे। तो इसीलिए बेहतर है कि हम लोग क्यों ना यहाँ से कहीं बाहर चले जाए रहने के लिए। और फिर दोस्तों रात के समय में जो सास और दामाद होते हैं वो घर छोड़ करके चले जाते हैं और उसके बाद घर पर अब केवल चांदनी और छोटी बहन रूपा ही बच जाती है। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक रही। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इसीलिए कोई बुरा काम करने से पहले कई बार सोच लेना चाहिए। खैर दोस्तों आप जो भी राय रखते हो कमेंट करिएगा। तो दोस्तों फिर मिलूंगी कल आपसे एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल